Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th केमिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। तो इन ऑनलाइन क्लासों के अंदर जो भी आपको चीजें बताई जाएगी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपकी पढ़ाई है अब कितने दिनों तक ऑफलाइन अर्थात व्यवस्थित रूप से होगी, इसकी संभावना अभी तक तो कम है। इसलिए आप इन ऑनलाइन क्लासेस को का अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें। इन क्लासों में जो चीज़ें आपको बताई जाएगी, जो आपके आगे के लिए 12th के लिए बेसिक रूप से बहुत अधिक काम आने वाली है। तो इन क्लासों में विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासों के अंदर इन बेसिक चीज़ों को विशेष रूप से बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अब आपको पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पहला चैप्टर पाठ पहला रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में अगर लिखे तो यह रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको जैसे केमिस्ट्री है क्या चीज है, परिभाषा में अगर देखें हम तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक, रासायनिक, अन्य गुणों, एक दूसरे में अंतर परिवर्तन, एक पदार्थ को दूसरे में बदलना, उनके उपयोग, निर्माण की विधियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाती है ना। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य ना पदार्थ है, पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की विधियां, उनके भौतिक, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इन अंतर परिवर्तनों का अध्ययन, उपयोग, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। और रसायन विज्ञान का जो उपयोग है दैनिक जीवन में, जो हम देखते हैं कि जितने भी चीजें हैं अपने आसपास में, सब चीजें रसायन विज्ञान की देन है, ठीक है। अगर हम जैसे यूज देख रहे हैं, ये बोर्ड है, इस पर जो ये फाइबर लगा हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बना है। ये जो इंक है काम वाली है, इस इंक का निर्माण भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस यौगिक को बदला गया है। ये पेन बना है, ये अगर प्लास्टिक है तो इस प्लास्टिक का निर्माण भी रासायनिक पदार्थों के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया गया है। तो हम सुबह से जैसे ब्रश करते हैं, ब्रश करके टूथपेस्ट है, वो है, चाय बनती है, चाय बनने में रासायनिक क्रिया होती है, खाना खाते हैं, भोजन का पाचन है, वो भी एक रासायनिक क्रिया है। तो हम दिन भर जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं उनमें रसायन विज्ञान की देन है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अपने जैसे महत्व के लिए सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे कि द्रव्य, ठीक है ना। द्रव नहीं है, द्रव्य होता है वैसे पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है वह द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना, द्रव्य कहलाता है। तो इस तरह से यह द्रव्य की परिभाषा। अब है हम देखते हैं द्रव्य या पदार्थ, द्रव अलग चीज होता है,
द्रव्य या द्रव। तो द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। द्रव्य की अवस्थाएं अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं, वो पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। ये कहलाती है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैस अवस्था। ठीक है, तो द्रव्य की ये तीन अवस्थाएं होती है जो हम पढ़ेंगे। एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य पदार्थ है, द्रव पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है। ठीक है ना, तो इसका अंतर याद रखिएगा। तो द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों अवस्थाएं हैं ये क्यों होती है। तो इन अवस्थाओं को बनाने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में। तो द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं हैं वो ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है। इनको केवल दो कारक प्रभावित करते हैं कि ये अवस्थाएं ठोस क्यों होती है, कोई पदार्थ द्रव क्यों होता है, कोई पदार्थ गैस क्यों होता है। इसके लिए दो मुख्य कारक होते हैं। द्रव्य की अवस्था के लिए मुख्य कारक। अब अगर मान लो एक पदार्थ ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है, वो क्यों है, वो सिर्फ उसके लिए दो कारक रहेंगे। एक रहेगा अवयवी कणों में आकर्षण बल और दूसरा रहेगा ऊष्मीय ऊर्जा। ध्यान देना, अवयवी कण ये पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनता है उन छोटे कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं उन अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, अवयवी कण एक दूसरे के निकट आएंगे और अवयवी कण जब एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो पदार्थ की वो अवस्था क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। और अवयवी कण एक दूसरे के अपनी ओर आकर्षित करते हैं लेकिन ज्यादा निकट नहीं आ पाते हैं, तब पदार्थ की अवस्था होती है द्रव अवस्था। और जब द्रव्य के अवयवी कण एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित नहीं करते, दूर दूर रहते हैं, तब वो पदार्थ की अवस्था क्या कहलाती है, गैस अवस्था। ठीक है, तो अवयवी कणों में आकर्षण बल ये कणों को क्या करता है, एक दूसरे के निकट लाता है, पहला कारक। अब दूसरा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है, तो वो क्या करती है, अवयवी कणों को दूर ले जाती है, तो अगर मान लो अवयवी कण है, आकर्षण बल से तो उसने क्या कर दिया, आकर्षित किया, और ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, उनको दूर धकेलती है। तो अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान आकर्षण बल से ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करेगी, पदार्थों को दूर धकेल देगी, कणों को दूर धकेल देगी। और कणों को दूर धकेल दिया तो पदार्थ की अवस्था क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। ठीक है ना। और यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम है और आकर्षण बल ज्यादा है, ऊष्मीय ऊर्जा कम और आकर्षण बल ज्यादा, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तो कण क्या होंगे, निकट आएंगे। ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, दूर करती है, लेकिन उस ऊष्मीय ऊर्जा से आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस कारण से क्या होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, तो पदार्थ द्रव या ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इन दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। एक तो होगा अवयवी कणों में आकर्षण बल जो निकट लाता है, उसमें ऊर्जा जो अवयवी कणों को दूर ले जाती है। ठीक है।
इसके अंदर द्रव्य की कणों की व्यवस्था के आधार पर, द्रव्य की कणों की व्यवस्था के आधार पर द्रव्य के अभिलक्षण, द्रव्य के कणों की व्यवस्थाओं के आधार पर द्रव्य के अभिलक्षण। पहले हेडिंग को समझना अपने को कि ये हेडिंग अपने को कहना क्या चाह रहा है कि द्रव्य अगर पदार्थ के कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, और उस व्यवस्थाओं के आधार पर है पदार्थ के गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो पदार्थ क्या हुए, ठोस, द्रव और गैस है। तो उनके आधार पर देखिए नंबर 1, ठोस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं, ठीक है ना, इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। तो ठोस का आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन ये क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने ठोस के लिए लिख दिया। अब हम लिखेंगे इन व्यवस्थाओं में द्रव की व्यवस्था कैसे रहेगी, उसके आधार पर अभिलक्षण। नंबर 2, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव का आयतन तो निश्चित होगा, ये हमने पढ़ा भी था, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। हम जिस पात्र में डालते हैं उसका ये आकार ग्रहण करें। जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर में हमेशा 1 लीटर मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसका आयतन क्या है, निश्चित है, ठीक है। और उस 1 लीटर को हमने बोतल में डाला तो बोतल का आकार ग्रहण कर लिया, अगर किसी अन्य पात्र में डाल दिया तो उसका आकार ग्रहण कर लिया, तो उसका आकार क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। तो ये आ गया। अब गैस है तो इसमें क्या होगा, गैस का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमने मान लो गैस है, बोतल में डाला तो 1 लीटर हो गया, कमरे में डाल दिया तो 500 लीटर हो गया, तो जिसमें है उतने में फैल जाएगा वो, ठीक है। तो उसका न तो आकार निश्चित हुआ न उसका आयतन निश्चित हुआ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं, ये 2 कारक ऐसे होते हैं, ताप और दाब, ताप और दाब। इनमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ये ठोस, द्रव और गैस है, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो ताप और दाब में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो द्रव्य की भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। चलो इनको आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। चलो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ताप व दाब परिवर्तन से द्रव्य की भौतिक
अवस्था अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। अब वो कैसे? अगर जैसे मानते हैं कि हमने लिया ठोस, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। ठोस को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो पहले किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। द्रव को और ज्यादा गर्म किया हमने तो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है ना? गैस को यदि हमने ठंडा किया तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को यदि हमने ठंडा किया तो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। अर्थात पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वो ताप और दाब, इनमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये ठोस, द्रव, गैस जितने भी हैं, तो हम पूरे पदार्थ हैं, इनका अगर हम वर्गीकरण करना चाहें, ठीक है, तो वो किस तरह से किया जाएगा? तो अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। अब द्रव्य का जो वर्गीकरण है तो हमने अगर लिख दिया यहां पर द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। द्रव्य को दो भागों में, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक भाग तो होता है मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। तो द्रव्य को हम वर्गीकरण में तो द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया मिश्रण, दूसरा हो गया शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं मिश्रण को। एक तो होगा समांगी मिश्रण और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। और शुद्ध पदार्थ हैं, ये भी दो प्रकार के हो गए, दो वर्गों में। एक तो हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक, ठीक है। अब हम किस द्रव्य में कौन से पदार्थों को मिश्रण कहते हैं और कौन से को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तो अब पढ़ेंगे हम। जैसे मिश्रण है, मिश्रण की परिभाषा। अब मिश्रण क्या होता है? अगर हम दो या दो से ज्यादा पदार्थों को कोई भी अनुपात में कम ज्यादा लेकर के अनुपात में जो मिला देते हैं, अर्थात उनका भौतिक संयोजन होता है, उसको हम कहते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो हम किसी भी अनुपात में, अनुपात का मतलब एक ही मात्रा, कम या ज्यादा, ज्यादा या कम, कोई भी अनुपात लेकर के उनको अगर भौतिक संयोजन कर दिया, मिला दिया, तो वो कहलाता है मिश्रण। तो किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या होता है? उनको आपस में जोड़ना। कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, आपस में हमने उनको मिला दिया। अब चाहे वो किसी प्रकार से मिले हैं, किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर हम कोई भी अनुपात में अगर इनको मिला दें तो वो मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? एक तो हो गया समांगी और एक हो गया विषमांगी। अगर मान लीजिए हमने इसको 1 नंबर लिखा, इसको 2 लिख दिया, तो यहाँ पर हमने 1 नंबर, ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया। अब ये पहला है सब मिश्रण के अंदर, ये आएगा समांगी मिश्रण, ठीक है।
अब समांगी मिश्रण है वो क्या होता है? अगर हम कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ है, किसी भी अनुपात में हमने उनको मिला दिया, अर्थात भौतिक संयोजन करवा दिया, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में हम देखते हैं कि वो वहां कहीं से भी उसका एक भाग निकालते हैं और फिर दूसरी जगह से निकाल लिया, तो दोनों जगहों से अगर हमने जिनको अलग अलग किया है तो उनमें जो पदार्थ है सब जगह एक समान है, अर्थात संगठन है एक समान मिलेगा। अब जैसे अभी आप इन चीजों को समझ नहीं पाए तो आप एक उदाहरण देखना, अगर हमने पानी के अंदर चीनी घोल दी, पानी के अंदर चीनी घोल दी, अगर हमने उनको हिलाया नहीं, नीचे पड़ी है चीनी, हिलाया नहीं, तो हम देखते हैं कि ऊपर तो पानी है वो कम मीठा रहेगा और नीचे क्या रहेगा। हम अगर उस ऊपर वाले पानी को हटा दें, नीचे वाले को टेस्ट करते हैं, चखते हैं, तो अपना मीठा नजर आता है। तो अगर वो मीठा है, ऊपर वाला मीठा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? चीनी की मात्रा सब जगह एक समान नहीं है। लेकिन जब हमने उनको पूर्ण रूप से घोल दिया तो हम देखते हैं चाहे पानी का ऊपरी भाग हो चाहे नीचे का भाग हो, वो समान रूप से मीठा होता है, अर्थात उसका संगठन है वो क्या हो गया? एक समान हो गया। ऐसे एक समान संगठन वाले मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें सभी घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो और पूरे घटक का संगठन एक समान हो, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें सभी घटक जैसे मान लो हमने पानी में नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, दो घटक डाल दिए, तो सभी घटक पूर्णतया एक दूसरे में मिश्रित हो तथा प्रत्येक भाग में संघटन समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना? जैसे नमक प्लस जल, ठीक है, शक्कर प्लस जल, अगर हम शक्कर को बोल देते हैं तो इनका जो विलयन बनता है वो क्या होगा? समांगी होगा। अब देखो विषमांगी है वह मिश्रण जिसमें सभी घटक पूर्णतः एक दूसरे में मिश्रित न हो तथा संगठन है प्रत्येक भाग में संगठन क्या हो? एक समान नहीं हो, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी कहलाएगा। तो विषमांगी की परिभाषा, विषमांगी मिश्रण, तो इसमें क्या रहेगा? वह मिश्रण जिसमें सभी घटक पूर्णतया एक दूसरे में मिश्रित न हो तथा मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन समान न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है? तो अगर जैसे देखें हम लोहे का चूर्ण प्लस रेत, इनको हम अगर मिलाते हैं
चाय और चीनी को आपस में मिला दिया, तो हम देखते हैं कि सब जगह चाय और चीनी या लोहे का चूर्ण और रेत है, इनके कारण सब जगह एक समान अपने को नहीं मिले, कहीं ज्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी, ठोस रूप में हो तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? विषमंगी मिश्रण कहलाता है। अब है अगला शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक है, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थों को हम तत्व और यौगिक में बांटा गया है, तो इनकी परिभाषाएं क्या रहेगी। ठीक है, तो इन क्लासों को आप ठीक तरह से ध्यान में अपने काम में लीजिए और फिर बेसिक चीजों के अंतर्गत आपको इनमें कई चीजें बताई जाएगी जो आपके कक्षा 11 के अंदर और आगे वाली कक्षा जैसे 12 के अंदर ये केमिस्ट्री की ये मूलभूत चीजें हैं, अत्यधिक काम आने वाली। तो इसलिए आप घर पे बैठ करके इन ऑनलाइन क्लासों का आप जितना उपयोग कर सके उतना लाभ उठाइए। धन्यवाद।